कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं तो आदत डाल लीजिए, जीवन है, छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के ये इकोनॉमिक्स का मेरा 8वां वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास की कहानी, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉलीपॉप प्रश्न है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा यहाँ पे जो है ना एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में, ठीक है ना, आपको यहाँ पे पूरा आंसर हम दिए हुए हैं। अब आपका काम यही है भाई साहब, इस वीडियो को पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, तो अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद ये इसका जो आपका नोट्स है वो हम टेलीग्राम अपने चैनल एडुवानी पर डाल देंगे, ठीक है ना। अगर आप ज्वाइन है तो कोई बात नहीं, नहीं ज्वाइन है तो आप चले जाइए एडुवानी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे इसका नोट्स हम डाल दे रहे हैं। तुरंत जाइए, उसको एक कॉपी में उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। पहले इसको आराम से पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, चीज़ें समझ आ जाएगी। इसके पीछे हम टोटल 8 वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है ना, और टोटल 8 वीडियो को हम प्ले लिस्ट बना करके डाल दिए हुए हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे जाइए, प्ले लिस्ट में टोटल चीज़ों को देखिए, एक एक करके वीडियो को देखिए और है ना पूरे कंसेप्ट को समझिए। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं और मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला पॉइंट, अर्थव्यवस्था क्या है। हम आपको पहले दिन बताए थे कि अर्थव्यवस्था जो होता है एक प्रकार का ढांचा होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को संपादित करते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन एक्सेट्रा। ये सभी के सभी क्या है, आर्थिक क्रिया है। हम आपको बताए थे कि आर्थिक क्रिया वह सभी क्रियाओं को कहते हैं जिसको हम करने के बाद पैसा प्राप्त करते हैं, बात समझे कि नहीं। यानी वे सभी क्रियाएं जिसे करने पर हमें पैसा मिलता है, हमें मजदूरी मेहनताना मिलता है, उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हो गया? अब आइए, अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है, अर्थव्यवस्था किस तरह के कार्यों को करता है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य है 2 प्रकार की चीज़ों को करना है, ठीक है ना। पहला ये कि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में 2 कार्य होता है। पहला वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, दूसरा रोजगार का अवसर प्रदान करना। सिंपल बात है कि कोई भी अर्थव्यवस्था में 2 चीज़ें होती है, एक वस्तु सेवा का उत्पादन होता है, दूसरा रोजगार का अवसर मिलता है लोगों को, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा हम लोग जो समझते हैं करें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, आपको बताया कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, एक समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो होता है ना, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के बीच का रास्ता है। अर्थात हम आपको पहले बताए थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यानी वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और उससे प्राप्त लाभ वो अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के जितने भी साधन होंगे उन सभी पर सरकार का अधिकार होगा और उससे जो प्राप्त होगा लाभ, उसका प्रयोग देश के विकास में एवं समाज कल्याण में किया जाएगा। क्लियर हो गया दोनों बातें? लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था ये दोनों के बीच का बात है, बात समझे कि नहीं। जैसे समझिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता है। इसके अंतर्गत सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है। हम आपको पहले भी बताएं कि उत्पादन के साधन का मतलब क्या हो कि जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जहां से सामान का उत्पादन किया जाता है, जैसे मान लीजिए LIC बड़ी कंपनी है जहां से सेवा का उत्पादन, बैंक, रेलवे, बात समझे कि नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पेट्रोलियम क्षेत्र, बात समझे कि नहीं। तो ये सारा बिजली उत्पादन क्षेत्र, तो ये अगर ये सारा का सारा क्षेत्र सरकारी होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि उस देश की अर्थव्यवस्था जो है क्या है, समाजवादी है। लेकिन अगर मान लीजिए रेलवे, बैंक, LIC, बड़ी बड़ी पेट्रोलियम कंपनी, बिजली का उत्पादन वाली कंपनी, ये सारा निजी व्यक्ति के हाथ में होगा, ठीक है ना। तो समझ जाइए कि वैसा देश क्या है, वो पूंजीवादी देश है, बात समझे कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, दोनों मिला के चलता है। आप देखिए, भारत में सरकारी बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है, बात समझे कि नहीं। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए रिलायंस हो गया, जियो का, ठीक है ना, उसकी एयरटेल, ये सब प्राइवेट कंपनी है। जबकि हमारे यहाँ एक और सरकारी कंपनी काम करता है जिसका नाम BSNL है, वो सरकारी कंपनी है। तो दोनों जो है ना काम करता है, ठीक है ना, दोनों मिल के काम करता है, तो उसे मिश्रित कहते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था है भारत में भी है और उसके साथ साथ बगल में नेपाल है, पाकिस्तान, इन सभी जगहों पर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, वहाँ पर चल
चलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम बिल्कुल बवाल तरीक़ा से क्लियर हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। दूसरी, सतत विकास क्या होता है। हम आपको सतत विकास का जो कंसेप्ट है पिछला वीडियो में, यानी 6 नंबर जो वीडियो है मेरा, उसमें सतत विकास के बारे में आपको पहले भी बताए हुए हैं। सतत विकास 6 नंबर या 5 नंबर वीडियो में होगा, ठीक है ना। आप कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए सतत विकास क्या होता है, आपको हम पहले भी बताए थे। गरीबी रेखा, सारा बात हम जो है ना एक एक करके बहुत ही बवाल तरीक़ा से आपको समझाए हुए हैं। और नोट्स देखिए कितना बवाल तरीक़ा का है। अगर आप सही से पढ़ेंगे और मेरे साथ अगर ज्वाइन कर जाते हैं तो समझ जाइए कि आपका बेड़ा पार बिल्कुल बवाल तरीक़ा से लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सतत विकास लिखवा दिए। अब सतत विकास को जो पढ़ा होगा वो आराम से लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। यानी सतत विकास का तात्पर्य एक ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाएँ, वर्तमान के साथ भविष्य के भावी पीढ़ियों के लिए लाभदायक हो, सतत विकास कहलाता है। इसका पूरा डिटेल चर्चा किए हुए हैं पीछे के वीडियो में। लिंक जितने भी वीडियो बना हुआ है उस सब का डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाइए वहाँ पर से चीज़ों को समझिए और देखिए, बवाल मचाइए, तो आप थिंक कि आपको सतत विकास समझ आएगा। अगला क्वेश्चन करें कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इसी को कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों के बीच उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर के आधार पर तैयार किया गया एक मानव विकास रिपोर्ट होता है। सिंपल बात बता रहा है कि विश्व में जितने देश हैं उन सभी देशों के शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर यानी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों चीज़ों को लेकर के उसका औसत निकाला जाता है। और जिस देश की औसत जो होता है लगभग एक के मतलब कि देखिए औसत जो होता है ना इसका 0 और 1 के बीच होता है, तो जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा माना जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो इसी तरह एक चार्ट निकाला जाता है, एक टोटल क्या किया जाता है, एक जो है आप कह सकते हैं टोटल पूरे देश का, ठीक है ना, एक औसत निकाल करके उसका आंकड़ा निकाला जाता है। उसमें देखा जाता है कौन सा देश कितने रैंक पे आता है। जो पहला रैंक पे आएगा वो सबसे अच्छा, दूसरा जिसका रैंक जितना बढ़ते चला जाएगा वो उतना ख़राब होता है। अगर 2020-21 की बात करें तो भारत का रैंक जो है मानव विकास रिपोर्ट के हिसाब से 131वां है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। कहेगा क्वेश्चन कि मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को, बात समझे कि नहीं, को किसने सुझाव दिया था, तो याद रखिएगा महबूब उल हक कौन थे, तो ये भाई सब याद रखिएगा बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने ही बताया कि कैसे मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है ताकि पूरे विश्व के लोग जो है इसको सही ढंग से समझ पाए कि आखिर वास्तव में कौन सा देश क्या है डेवलप है। बात समझ आएगी नहीं? कह रहा है यह उपयुक्त तीनों सूचकांकों, यानी तीनों का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ठीक है ना, सूचकांकों का औसत होता है। 2021 के अनुसार मानव विकास रिपोर्ट 189 देशों में से 131वां रैंक है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक कितना है, 131वां रैंक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा करें कि आधारिक संरचना क्या होता है। आपको पहले भी बताए थे आधारिक संरचना का मतलब वे सभी सुविधाओं से हैं जिसके आधार पर, बात समझे कि नहीं, देश की अर्थव्यवस्था विकास करता है। यानी जिसके आधार पर देश में आर्थिक क्रियाओं जो होती है, आर्थिक क्रियाओं का संपादन बहुत अच्छे ढंग से होता है। जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, बात समझे कि नहीं, उसी तरह आप समझिए बिजली हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी के सभी क्या है, देश के आधारभूत संरचना है। अगर ये सभी के सभी विकसित होगा जिस देश में, तो समझिए वो देश बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत जल्दी डेवलप करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप चीज़ों को समझ जाइए, ठीक है ना, कि आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, स्कूल, अस्पताल। किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सिंपल बात है कि कोई भी देश के आर्थिक विकास यानी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा अगर अच्छा है, बहुत ज़्यादा विकसित है, तो समझिए वहाँ का रोड, वहाँ का स्कूल, वहाँ का अस्पताल, बस समझिए वहाँ का बिजली व्यवस्था ये बहुत अच्छा होगा। जैसे अमेरिका देखिए, वहाँ का रोड कितना अच्छा होता है, बिजली का व्यवस्था कितना अच्छा होता है, स्कूल कितना अच्छा होता है, अस्पताल कितना अच्छा होता है। जो देश गरीब होगा वहाँ पे ये सभी चीज़ें क्या होगी, बिल्कुल ख़राब होगा, बिल्कुल ख़त्म होगा। क्लियर हो रहा है? अगला बात कर रहा है क्या, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है। आपको पहले ही हम क्लास में जो पहला हम लोग का वीडियो था आई थिंक, ठीक है ना, उसका दूसरा नंबर का वीडियो है,
ठीक है ना। उस दूसरे नंबर में आपको हम समझाएं कि अर्थव्यवस्था की संरचना का क्या मतलब है। आपको बताया कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब आर्थिक क्रियाओं को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाना है, ठीक है ना, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और ये सभी का चर्चा हम पिछले वीडियो, दूसरा नंबर के वीडियो में कर चुके हैं। तो उसमें आराम से आप क्या कर सकते हैं, गर्दा उड़ा करके देख सकते हैं और वहाँ से आंसर छाप सकते हैं। हालांकि इसका पूरा नोट्स हम एडू वानी चैनल पर डाल देंगे, जो एडू वानी ग्रुप है मेरा टेलीग्राम पे, ठीक है ना, वहाँ से आप जाकर नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल बवाल तरीका का। अब अगला करें क्या, आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास के आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। देखिए आपको पहले भी बताए थे, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों में अंतर आपको पहले भी बता चुके थे कंसेप्ट में, लेकिन फिर से क्वेश्चन आंसर पूछा है तो फिर से समझेंगे। करें क्या, आर्थिक विकास एक ऐसी अनवरत प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप देश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग राष्ट्र के आय एवं उनके लोगों के जीवन स्तर के में सकारात्मक सुधार के लिए होता है। यानी आर्थिक विकास का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, ठीक है ना, जीवन स्तर और अच्छा होते जाए और डेवलप करे, विकसित हो जाए, उसे ही हम आर्थिक विकास कहेंगे, ठीक है ना। आर्थिक विकास को परिभाषित करते हुए मेयर एवं बाल्डिन, ये क्या थे, ये एक अर्थशास्त्री थे और इन्होंने आर्थिक विकास को परिभाषित किया और बताया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास का परिभाषा मेयर एवं बाल्डिन ने क्या दिया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी देश के राष्ट्रीय आय जो होता है वो एक लंबे समय में क्या होता है, बढ़ता है। बात समझे कि नहीं, उसे हम आर्थिक विकास कहेंगे। आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में निम्नलिखित अंतर होता है। अब हम आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर को देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से। देखिएगा कह रहा है क्या यहाँ पर कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर करेगा, यह किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है। यानी ये जीवन के गुणवत्ता को बताता है आर्थिक विकास, जबकि आर्थिक वृद्धि मौद्रिक वृद्धि को बताता है। यानी मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय, ये सब जो चीज़ राष्ट्रीय आय जब ये बढ़ेगा तो इसका मतलब आर्थिक वृद्धि हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आर्थिक विकास का मतलब लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, लोगों का क्या हो जाएगा, लोगों के एक तरह से शिक्षा में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, तो उसे आर्थिक विकास कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी देश का अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो आर्थिक वृद्धि हो गया। अब मान लीजिए किसी देश का देश में अस्पताल बन रहा है, अच्छा से अस्पताल का मतलब बढ़िया, स्कूल अच्छा हो रहा है, रोड अच्छा बन रहा है, तो इसका मतलब वहाँ आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा, आर्थिक विकास का अर्थ व्यापक होता है। आर्थिक विकास का सिंपल मतलब होता है एक बहुत बड़ा इसका अर्थ होता है आर्थिक विकास, ठीक है ना। जबकि आर्थिक वृद्धि एक छोटा सा शब्द है, ठीक है ना, जहाँ केवल क्या किया जाता है कि लोगों का आय बढ़ेगा, उसको हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे। लेकिन आर्थिक विकास का मतलब एक लंबा चौड़ा लिस्ट होता है जिसमें स्वास्थ्य का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, रोड का विकास होगा, बात समझे कि नहीं, बिजली का विकास होगा, तो उसे आप कह सकते हो, ठीक है ना। करें कि यह एक लंबी होती है। अब सोचो इतना ज़्यादा प्रक्रिया होगा अगर विकास का, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन आर्थिक वृद्धि में तो कहा जा रहा है केवल आय बढ़ेगा, तो केवल आय बढ़ने के लिए क्या हो सकता है, ये काफ़ी कम समय में भी हो सकता है। इसलिए आर्थिक वृद्धि कम समय के लिए होगा, जबकि आर्थिक विकास क्या होगा, लंबा समय के लिए होता है। दूसरा, इसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होता है। सिंपल बात है कि किसी देश की गुणवत्ता का मतलब हुआ कि वहाँ के स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है ना, ये सारा चीज़ में वृद्धि होगा, अच्छा करेगा, तो वहाँ पर आर्थिक विकास यानी गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन। जबकि इसमें केवल मात्रात्मक परिवर्तन होगा, यानी पहले आपका आय कम था, आज ज़्यादा हो गया, वही बात हो रहा है। दूसरा, इसके प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कर है कि आर्थिक विकास का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है। यानी जो देश आर्थिक विकासशील मतलब आर्थिक रूप से विकासशील है, ठीक है ना, तो उसमें वहाँ पर आर्थिक विकास कहा जाता है। जबकि जो देश विकसित कर चुका है जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो इसका मतलब हो गया वहाँ आर्थिक वृद्धि होगा, वहाँ जो विकास होगा उसको आर्थिक वृद्धि कहेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से, ठीक है ना। अब देखिए, अब समझिए करेगा आर्थिक विकास की कुछ माप आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों द्वारा दर्शाए। मतलब आर्थिक विकास का माप कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना, उसमें कुछ सूचकांक का मतलब इंडिकेशन बताइए कि कैसे जो है आर्थिक विकास किया जाता है, किसी भी देश में कैसे होता है, ठीक है ना। उसके लिए कोई इंडिकेशन होगा, कोई ऐसा डाटा होगा जिसको हम देख के समझ पाएंगे कि वहाँ का आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए 3 मुख्य रूप से इंडिकेशन है, 3 सूचकांक है। राष्ट्रीय आय, वहाँ का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, मानव विकास सूचकांक बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यदि मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास रिपोर्ट अगर होगा, अगर मान लीजिए मानव विकास रिपोर्ट अगर बहुत अच्छा कर हो, मतलब वहाँ पर
मानव विकास रिपोर्ट में नहीं अच्छा होगा, उसका रैंक अच्छा होगा, समझ गए, तो समझिए कि वो देश क्या है, विकसित है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय, ये बहुत पहले भी आपको समझा चुके थे। राष्ट्रीय आय क्या होता है कि किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित जो भी वस्तु एवं सेवा होगा उसका मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से आप समझ जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको नोट्स जब हम देंगे तो आप उसको उतार लीजिएगा बहुत अच्छे से। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक, इसको तो पिछला ही वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको आप आराम से समझ लीजिए, ठीक है ना। अब तीसरा देखिए, करे कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुख्य उपाय बताइए। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण और पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय, ये सारा चीज़ हम आपको बता दिए हुए हैं पिछला वीडियो में, ठीक है ना। यानी 7वां नंबर वीडियो है। आप उसको अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पर आंसर आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये जो टोटल वीडियो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को भाई साहब अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर वगैरह करते रहिए, ठीक है ना, शेयर वगैरह करते रहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये होती है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको एक नोट्स बना लो ताकि तुमको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो भाई साहब तुरंत आइए मेरे एडुवानी ग्रुप जो है, आप वहाँ टेलीग्राम पे वहाँ पे ज्वाइन हुई, पूरा नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है ना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव सीरीज 2 वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल बवाल तरीका से ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, ठीक है ना। और पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है ना। 450 नंबर से कम नहीं आना चाहिए, एक टारगेट बनाइए अपने आप को, ठीक है ना, तभी हो पाएगा कुछ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ, बिल्कुल बवाल मचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।